नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख प्रश्न भाग 2। अगर आपको भाग 1 देखना है तो यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हो। मेरा यह आपको सजेशन रहेगा, भाग 2 देखने से पहले आप भाग 1 देखिए। इसकी वजह से आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। भाग 1 और भाग 2 मिलाकर हमने पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था कवर की है। यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आरआरबी और भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भारतीय अर्थव्यवस्था से नंबर ऑफ सवाल पूछे जाते हैं। इसमें हमने विभिन्न एग्जामों में आए हुए सवाल और पूरी अर्थव्यवस्था को कवर करने वाले सवाल उठाए हैं। इसकी वजह से आपके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं भाग 2 को। पहला सवाल है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट के बीच का अंतर किसके बराबर होता है? आंसर है पूंजी मूल्यह्रास। पूंजी मूल्यह्रास। यहाँ हमने चारों भी डेफिनेशन दिए हुए। पहली है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक यानी देश के अंतर्गत। जीडीपी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन गिवन फाइनेंशियल ईयर। यानी हमारे देश के अंतर्गत जो भी वस्तुएं और सेवाएं फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस होती है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। आप देखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये नेट वैल्यू है। नेट यानी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। पूंजी मूल्यह्रास, देशांतर्गत जो उत्पादन होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस पूंजी मूल्यह्रास, उसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इनकम फ्रॉम एब्रॉड और इससे माइनस होगा जो भी परदेशी व्यक्ति भारत में रहते हैं और भारत में पैसा कमाते हैं, इसमें से वो माइनस हो जाएगा। और भारत के जो व्यक्ति परदेश में रहते हैं उनका पैसा इसमें प्लस हो जाएगा। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड और माइनस और परदेशी लोगों का भारत में कमाया हुआ पैसा। उसके बाद देखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस परदेशी व्यक्तियों का पैसा माइनस डेप्रिसिएशन। भारत में जनसंख्या वृद्धि के मामले में किस वर्ष को भारी अंतर का वर्ष माना जाता है? ट्रिपल स्टार सवाल है फ्रेंड्स। आंसर है 1921। 1921। कभी कभी जोड़ियां लगाने के लिए भी सवाल पूछा जाता है। पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है 1901 से लेके 1921 तक। 1901 से लेके 1921 तक स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ 1921 से लेके 1951 तक। 1921 से लेके 1951 तक। पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ 1951 से लेके 1981। और पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डिफाइनेड साइन ऑफ स्लोइंग डाउन 1981 से लेके 2011 तक। 1981 से लेके 2011 तक। फ्रेंड्स, ये जो चार भी पीरियड दिख रहे आप इंग्लिश में ध्यान में रखिए। हिंदी में ये कंफ्यूज हो जाता है, स्टैग्नेंट कौन सी है, स्टेडी कौन सी है। इसके वजह से बेटर यही है कि आप इंग्लिश में ध्यान में रखिए। स्टैग्नेंट अगर पूछा जाता है तो 1901 से लेके 1921। स्टेडी अगर पूछा जाता है तो 1921 से लेके 1951। पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ 1951 से लेके 1981। और पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डिफाइनेड साइन ऑफ स्लोइंग डाउन 1981 से लेके 2011। गैट की उरुग्वे में हुई बैठक कौन सी बैठक थी? सबसे पहले देखते हैं गैट क्या है। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी ये बैठक थी 8वीं। उरुग्वे की बैठक उसकी 8वीं थी। पहली बैठक थी 1947 में हुई थी जिनीवा में। दूसरी हुई थी 1949 में एनईसी में। कभी कभी एग्जाम में जोड़ियां लगाने के लिए ये सवाल पूछा जाता है। इसके वजह से जो भी 8 बैठक हुई थी ये हमने यहाँ दी हुई है। 1951 टॉर्कवे, 1956 जिनीवा,
पहली बैठक और चौथी बैठक जिनेवा में हुई थी। 1960 से लेके 61 तक डिलन राउंड, उसके बाद 1964 से लेके 1967 तक कैनेडी राउंड। इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज से रिलेटेड सब्जेक्ट कवर किया था। 1973 से लेके 1979 टोक्यो राउंड, 1973 से लेके 79 तक टोक्यो राउंड, 1986 से लेके 94 तक उरुग्वे राउंड। ये 8वीं जो बैठक थी ये 8 साल चली थी, 1986 से लेके 94 तक। इसमें टैरिफ, नॉन टैरिफ मेजर, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट सेटलमेंट, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सब्जेक्ट कवर किए थे। फ्रेंड्स ध्यान में रखिए, पहली बैठक और चौथी बैठक जिनेवा में हुई थी, 7वीं बैठक टोक्यो में हुई थी, 6 नंबर की कैनेडी राउंड 1964 से लेके 67 तक, और सबसे लास्ट उरुग्वे राउंड 1986 से लेके 1994 जो 8 साल चली थी। मूल्यांकन की किस इकाई को पेपर गोल्ड कहा जाता है? आंसर है SDR। नंबर ऑफ टाइम्स ये सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स। मूल्यांकन की किस इकाई को पेपर गोल्ड कहा जाता है? SDR। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और ये किसके तहत होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सकल राष्ट्रीय उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद से इसलिए भिन्न है कि GNP में शामिल होता है शुद्ध विदेशी साधन आय। हमने ऑलरेडी ये देखा है। एशियन विकास बैंक का अध्यक्ष किस देश का नागरिक होता है? आंसर है जापान, आंसर है जापान। जिला स्तरीय सहकारी बैंक को क्या कहते हैं? आंसर है केंद्रीय सहकारी बैंक। जिला स्तरीय सहकारी बैंक को केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं। भारत निर्माण योजना का लक्ष्य है ग्रामीण संरचना का विकास, ग्रामीण संरचना का विकास। भारतीय रुपये का प्रतीक ये जो दिख रहा है आपको, ये प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया था? आंसर है D उदय कुमार, D उदय कुमार। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। फ्रेंड्स प्रमुख रिपोर्ट से संबंधित जीनियस कट्टा ने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वो देख सकते हो। उसमें विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न रिपोर्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो दिए हुए, जैसा कि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक का है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF का है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट ILO, ऐसे विभिन्न रिपोर्ट इस वीडियो में दिए हुए। इसकी वजह से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकता है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986, 1986। निम्न में से जो सबसे सफल भारतीय हरित क्रांति है? गेहूं और चावल, गेहूं और चावल। भूमिहीन मजदूरों के लिए अमीर जमींदारों से भूमि उपहार देने के एक उपाय के रूप में भूदान योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर है आचार्य विनोबा भावे। ट्रिपल स्टार सवाल है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ टाइम्स ये सवाल पूछा गया है। भूदान योजना आचार्य विनोबा भावे। निम्न में से किस वर्ष भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी? आंसर है 14 जनवरी 1965, 14 जनवरी 1965। व्यापक फसल बीमा योजना की जगह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1999, 1999 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम 2003-2004, फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम 2003-2004 और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 फरवरी 2016, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 फरवरी 2016। सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1975, 1975। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी
केंद्रीय करों में न्यूनतम कितने प्रतिशत होगी? आंसर है 42%। आंसर है 42%। अभी 41% हो गई है वो। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ हमने दिया हुआ है, ये 14वां वित्त कमीशन, ये 15वां वित्त कमीशन। 14वें वित्त कमीशन ने पॉपुलेशन को 27.5 था, उसके बाद एरिया को था 15%, उसके बाद फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 7.5 और इनकम डिस्टेंस था 50%। अभी 15वां वित्त आयोग में पॉपुलेशन को मिला 15, एरिया को है 15, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, इनकम डिस्टेंस 45%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है 12.5%, ये नया आ गया है, और टैक्स रिपोर्ट 2.5%, टैक्स रिपोर्ट को है 2.5%। कभी कभी जोड़ियाँ लगाने के लिए सवाल पूछा जाता है। 11वें वित्त आयोग में स्टेट का शेयर था 29.5, 12वां वित्त आयोग में था वो 30.5, 13वां वित्त आयोग में था 32, 14वें में था 42 और 15वें में है 41। 15वें में है 41। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जागतिक व्यापार संगठन। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य निकलता है? आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, इसको मुक्त व्यापार कहते हैं। सुपर 301 क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स अमेरिका के बारे में हमें सुनते हैं या पेपर में पढ़ते हैं, तो सुपर 301 वो है, अमेरिका व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है सुपर 301। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जागतिक व्यापार संगठन। फ्रेंड्स, यहाँ हमने जागतिक व्यापार संगठन के तहत जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स आते हैं वो दिए हुए। नंबर ऑफ एग्जाम में ये एग्रीमेंट दिया होता है और वो किससे संबंधित है ये पूछा जाता है। पहला है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट। उसके बाद है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, गैट्स। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स। ये सभी है WTO से संबंधित। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रिम्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रिम्स। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स ट्रेड, और सबसे लास्ट है सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी एग्रीमेंट, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी एग्रीमेंट। ये सभी जो एग्रीमेंट है वो WTO से, जागतिक व्यापार संगठन से संबंधित है। और एग्रीकल्चर से संबंधित 3 सब्सिडियाज होती है, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और अम्बर बॉक्स। UPSC में ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया है कि ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और अम्बर बॉक्स कौन सी संस्थाओं से संबंधित है? वो है WTO। ब्लू बॉक्स वो होता है जिसका एम होता है लिमिट प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन को लिमिट में रखना और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने का चांसेस कम करना। इसकी लिमिट कोई भी फिक्स नहीं है। उसके बाद होता है ग्रीन बॉक्स, इसमें सब्सिडीज आप प्रोवाइड कर सकते हो, ये मिनिमल डिस्टॉर्शन होता है, इसकी भी लिमिट फिक्स नहीं है। उसके बाद आता है अम्बर बॉक्स, इसका कहना है कि सब्सिडीज आप थोड़े थोड़े कम किए जाओ और जैसा जैसा पॉसिबल होता है तो सब्सिडी आपको रिमूव करनी होती है, इसकी लिमिट फिक्स है। समुदाय संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? आंसर है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। समुदाय संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? आंसर है यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद है पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ, पूंजीगत वस्तुएं और पेट्रोलियम पदार्थ। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? आंसर है ओपेक, आंसर है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? आंसर है पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ। गैट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, और ये साइन हुआ था 30 अक्टूबर 1947। 30 अक्टूबर 1947। और इसकी प्रोविजनल एप्लीकेशन था 1 जनवरी 1948। 1 जनवरी 1948। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। उरुग्वे राउंड में ये डिसाइड हो गया था कि WTO की स्थापना करनी है 1 जनवरी 1995, जिसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। जिनीवा स्विट्जरलैंड। भुगतान संतुलन में निहित होता है। आंसर है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। भुगतान संतुलन। ये देखो फ्रेंड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। इसमें करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल होते हैं। विजिबल वो होता है जो दिखता है आंखों को, क्रूड ऑयल, कार्स, मोबाइल, कंप्यूटर, गोल्ड, जो हमें दिख रहा है। और इनविजिबल होते हैं सर्विसेज, जो हमें दिखती नहीं है। इनकम होता है प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, और ट्रांसफ़र भी होता है रिमिटेंस, डोनेशन, गिफ्ट्स, ये होता है इनविजिबल। और अभी आता है कैपिटल अकाउंट। इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, FDI, FII, लोन आता है गवर्नमेंट का, बैंक अकाउंट आता है NRI का। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू नेट डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी इक्वली होता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ज़्यादा होता है तो करंट अकाउंट कम होता है, तो दोनों ये बराबर हो जाता है। इसके वजह से इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये देखो, यहाँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये हो रहा है क्रेडिट और ये हो रहा है डेबिट। क्रेडिट में आ रहा है कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस, और करंट में आता है विजिबल और इनविजिबल। ये देखो, यहाँ 50 बिलियन अगर सरप्लस है तो यहाँ 15 बिलियन डेफिसिट है, और ये हो जाता है 0, यानी इक्वल हो जाता है। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? 2003। 2003। फ्रेंड्स, यहाँ प्रभावी हुआ ये पूछा है 2003 में, और पारित कब हुआ? 1999 में। यहाँ हमने फेरा और फेमा का डिफरेंस दिया हुआ है। फेरा 1973 में था, फेमा 1999 में पारित हुआ। ये नॉन कॉम्पाउंडेबल था, अगर वायलेशन होता है तो ये कॉम्पाउंडेबल है। इसमें पनिशमेंट जेल जाना पड़ता था, इसमें मॉनेटरी पेनाल्टी मिलती है। फेमा में मॉनेटरी पेनाल्टी मिलती है। अप्रोच है इसका क्विट, रेस्ट्रिक्टिव और कंजर्वेटिव था। फेमा फ्लेक्सिबल है। इसका फुल फॉर्म हम देख लेते, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पहला जो फेरा था इसमें रेगुलेशन था, और इसमें मैनेजमेंट आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहला था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, उसमें रेगुलेशन था, थोड़े बंधन थे, और मैनेजमेंट में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। रेसिडेंशियल स्टेटस ये सिटीजन का है, मोर देन 6 मंथ अगर कोई रहता है तो फेमा अप्लीकेबल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? आंसर है अब्रक। आंसर है अब्रक। रेकी समिति का संबंध किससे था? आंसर है अप्रत्यक्ष करों के संबंध। अप्रत्यक्ष करों के संबंध। आर्यन मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र। आबिद हुसैन लघु उद्योगों की समस्याओं का निवारण हेतु। चेलैया समिति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण समितियां एवं आयोग, इससे रिलेटेड जीनियस कट्टा ने ऑलरेडी एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वो देख सकते हो। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? आंसर है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान एशियन टाइगर। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं, यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक होना चाहिए? आंसर है 1000 से, और डोंगराल प्रदेश में 500। अगर डोंगराल भाग आता है तो 500 और नॉर्मल में 1000।
नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? आंसर है मध्याह्न भोजन। आंसर है मध्याह्न भोजन। 1995 में शुरुआत की थी और सबसे पहले शुरुआत हुई थी तमिलनाडु में। सबसे पहले हुई थी तमिलनाडु में। ये देखो, प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल। प्राइमरी स्कूल के छात्रों के लिए कैलोरी होनी चाहिए 450 किलो कैलोरी और अपर प्राइमरी स्कूल के लिए 700 किलो कैलोरी। प्रोटीन होना चाहिए 12 ग्राम और अपर प्राइमरी के लिए 20 ग्राम। माइक्रो न्यूट्रिशन होना है आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए। इसमें भी आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन ए। ये देखो, फॉर प्राइमरी क्लासेस और अपर प्राइमरी क्लासेस फूड ग्रेन कितना होना है? या होना है 100 ग्राम्स या होना है 150 ग्राम्स। पल्सेस होना है 20 ग्राम्स या होना है 30 ग्राम। वेजिटेबल होना है 50 ग्राम और अपर प्राइमरी के लिए 75 ग्राम्स। ऑयल एंड फैट 5 ग्राम्स, इधर होना है 60.5 ग्राम्स। कभी कभी जोड़ियाँ लगाने के लिए ये सवाल पूछा जाता है। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रोविजन ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज, पूरा मॉडल प्रोविजन ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज। और उन्होंने टारगेट 3 बिलियन इस बुक में डिस्कस किया हुआ है। टारगेट 3 बिलियन। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल और प्रकाशित हुई थी 1867 में। 1867 में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक। स्वीडन का सेंट्रल बैंक। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। एगमार्क क्या है? पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर। पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है विश्वेश्वरैया। और कब लिखा था? 1934। 1934। उन्होंने सिंपली बता दिया था नियोजन करो या नष्ट हो जाओ। क्या बताया था उन्होंने? नियोजन करो या नष्ट हो जाओ। तृतीय विश्व या थर्ड वर्ल्ड शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? आंसर है विकासशील देशों के लिए। विकासशील देशों के लिए। देश में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं है? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक। बजट का क्या अर्थ है? चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। और बजट शब्द कौन से देश से लिया है? फ्रांस से। फ्रांस से। देश में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या कितनी है? ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड। 10। कितनी है? 10। यह हमने कंपनी का नाम दिया हुआ है। बाकी आप देख सकते हो उसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना वर्ष कितना है, महारत्न बनने का वर्ष कितना है। इम्पॉर्टेंट है कंपनी का नाम। पहली है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको भेल कहते हैं। दूसरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOCL। तीसरी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। उसके बाद है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। पांचवी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC। छठवीं है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। सातवीं है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। आठवीं है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL। नौवीं है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको 2019 में मिला। और 10वीं है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड 2019 को मिला है इसको। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2019 को मिला है, तो टोटल हो गई 10। आज़ादी के बाद भारत में औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1948। 1948। उसके बाद 1956। मोनोपॉलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी 1969। लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजिम 1980। और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई थी 1991 में। 1991। भारत में पेटेंट अधिनियमन सबसे पहले कब पारित हुआ? 1970। 1970। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। और कितनी बार किया उन्होंने? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना कब की गई थी?
1977 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक क्या है? आंसर है सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। इसके और भी सूचकांक है, डॉलेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी मुंबई के। और भी देखेंगे, डो जोन्स यह है न्यूयॉर्क का, निक्की है टोक्यो, मिडडेक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी, हांगसेंग हांगकांग, नाम से ही पता चल रहा है हांगसेंग हांगकांग, नास्डैक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, शंघाई कॉम चीन, शंघाई कॉम है चीन का। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। विकलांगों के लिए संगम योजना कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1996, 15 अगस्त 1996। और योजना का नाम है संगम योजना। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर है अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सन 1978, सन 1978। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? सन 2000 में दिसंबर महीने में, सन 2000 दिसंबर महीने में। बिग पुश का सिद्धांत किसने दिया था? ट्रिपल स्टार सवाल है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एग्जाम में सवाल पूछा गया है। आंसर है रोजेस्टीन रोडान, रोजेस्टीन रोडान। इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई थी? 1985-86 में, 1985-86 में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य का प्रारंभ कब हुआ था? 1982, 1982। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? आंसर है टैरिफ, आंसर है टैरिफ। यहाँ फ्रेंड्स हमने एक और इम्पोर्टेंट टर्म्स दी हुए, वो है एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी यानी एक संरचनावादी टैरिफ है जिसमें घरेलू सरकार विदेशी आयात पर लगाती है जो मानती है कि इसकी कीमत उचित बाजार मूल्य से कम है। इसको एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। और डंपिंग होता है कि जहां एक कंपनी कीमत से कम कीमत पर उत्पाद का निर्यात करती है जो सामान्य रूप से अपने घर के बाजार में वसूलती है। यहाँ देखो फ्रेंड्स, हम ज़्यादातर चीन के मालों पे एंटी डंपिंग लगाती है। चीन क्या करता है? चीन में जो प्रोड्यूस होता है उससे भी कम दामों में भारत में निर्यात करता है। ये देखो, यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है और उसकी सेलिंग प्राइस कम है। इसकी वजह से देश इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। मिर्दान समिति किस आंदोलन से संबंधित है? आंसर है सहकारिता आंदोलन, सहकारिता आंदोलन। स्व जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2002 में, दिसंबर 2002। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1974 से लेके 75, 1974-75 में। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1974-75 में। वित्त आयोग का मुख्य कार्य का क्या होता है? वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है केंद्र तथा राज्यों के बीच राशियों का बंटवारा करना, राशियों का बंटवारा करना। और ये संविधान के 280 अनुच्छेद के तहत आता है। 280 अनुच्छेद वित्त आयोग। हरियाली योजना का शुभारंभ कब किया गया था? आंसर है 27 जनवरी 2003, 27 जनवरी 2003। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1993। भारत में हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य व कृषि मंत्री कौन था? आंसर है CS सुब्रमण्यम, CS सुब्रमण्यम। कापाड का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। और शुरुआत कब हुआ था? 1986 में, 1986। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
लाफर वक्र क्या दर्शाता है? आंसर है कर दर और कर राजस्व के बीच का अरैखिक संबंध। ये देखो फ्रेंड्स, लाफर कर, इसका ये कहना था कि गवर्नमेंट ने नागरिकों पे ऐसा कर रखना चाहिए जिसकी वजह से वो भर सके। अगर गवर्नमेंट ने शून्य कर दिया तो वो भी प्रॉब्लम है, और 100% कर दिया वो भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा मीडियम कर रखना चाहिए जिसकी वजह से लोग कर भी भर सके और सरकार को भी महसूल मिल सके। तो इसका यही कहना था, लाफर कर। ये देखो, ये मीडियम उन्होंने बताया है, अगर ये आप करते हो तो लोग कर भी भरेंगे और गवर्नमेंट को महसूल भी बढ़ेगा। अगर आप 100% करते हो तो लोग कर ही नहीं भरेंगे, और 0% करेंगे तो भी गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। लॉरेंज वर्ग क्या दर्शाता है? आंसर है आय की विषमता। आय की विषमता, ये देखो, ये है लॉरेंज वर्ग, इसमें विषमता बताई है। अगर स्ट्रेट होता है तो विषमता कम होती है 45 डिग्री में, और जैसे जैसे अंदर जाता है तो विषमता बढ़ जाती है। लॉरेंज वर्ग जितना ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। ये देखो यहाँ, ये जितना इसके नज़दीक होगा उतनी विषमता कम होगी, जैसा जैसा ये अंदर जाएगा वैसे वैसे विषमता बढ़ती जाएंगी। गिनी गुणांक क्या है? गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट यह है कि यह गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है, जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करती है। यह वास्तविक लॉरेंज वक्र तथा निरपेक्ष रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे के संपूर्ण क्षेत्रों के बीच अनुपात प्रदर्शित करता है। ये देखो फ्रेंड्स, गिनी कोएफिशिएंट, ये है ए और ये है बी, क्यूमुलेटिव इनकम, और ये है गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट यानी ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। फेलिक्स वक्र क्या दर्शाता है? आंसर है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच एक ऐतिहासिक उल्टा रिश्ता। ये देखो, फिलिप्स का ये कहना था, जैसी जैसी मुद्रास्फीति होती है वैसे वैसी बेरोजगारी कम हो जाती है। ये देखो, जैसे जैसी मुद्रास्फीति हो रही है वैसी वैसी बेरोजगारी कम होती जा रही है। कुज़नेट वर्ग क्या दर्शाता है? आंसर है आय समानता और आर्थिक विकास ऐतिहासिक उल्टा रिश्ता। ये देखो, ये कुज़नेट का कहना था कि इनिशियल लेवल पे विषमता तो बढ़ी जाती है, बट एक लेवल के बाद वो कम भी हो जाती है। इन्वायरमेंटल कुज़नेट कर्व भी वही दर्शाता है, पहले पहले पर्यावरण की हानि होती है, जैसे जैसे हम सर्विस सेक्टर पे आते हैं और इकोनॉमी डेवलप हो जाती है तो पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन होता है वो कम होते जाता है। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे.आर. हिक्स। जे.आर. हिक्स। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? आंसर है नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। अब हम देखेंगे बेरोजगारी का मापन। 1970 में भगवती समिति के सिफारिशों के आधार पर यह किया गया था। सबसे पहला है दीर्घकालिक बेरोजगारी। यदि किसी सर्वेक्षण वर्ष में किसी व्यक्ति को 183 दिन यानी 8 घंटे प्रतिदिन रोजगार नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। अभी इसको 183 दिन के मानक को बदलकर 273 कर दिया है। उसके बाद आती है साप्ताहिक बेरोजगारी। यदि किसी व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन यानी 8 घंटे का काम नहीं मिलता है तो उसको साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। 8 घंटे का काम अगर नहीं मिलता है तो साप्ताहिक बेरोजगारी। और दैनिक बेरोजगारी होती है प्रतिदिन आधे दिन यानी 4 घंटे का काम अगर नहीं मिलता है तो उसको दैनिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। दैनिक बेरोजगारी। दी वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्रीय कृति के लेखक कौन है? आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है? आंसर है ग्राम पंचायत। और अभी इसी का नाम दिया हुआ है भारत नेट। भारत नेट।
नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। और किसको प्रदान करता है? ग्राम पंचायत को। फिलहाल का नाम है उसका भारत नेट। निम्नलिखित में कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? आंसर है सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियमन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आंसर है राजस्व घाटे को खत्म करना। आंसर है राजस्व घाटे को खत्म करना। गहन कृषि विकास कार्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है? आंसर है सीडीपी एक सामान्य विकास कार्यक्रम था और आईडीपी एक क्षेत्रीय विकास की योजना थी। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? आंसर है इंदौर में। आंसर है इंदौर। निम्नलिखित समितियों में से किसकी सिफारिशों पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्गठन किया गया? आंसर है राधाकृष्ण समिति। आंसर है राधाकृष्ण समिति। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा किस आय पर निर्भर है? आंसर है 2011 क्रय शक्ति समानता में $1.9 प्रतिदिन। 1.9 प्रतिदिन। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? आंसर है मांग आपूर्ति संतुलन पर। मांग आपूर्ति संतुलन पर। पर्यटन से उत्पन्न आय को निम्नलिखित में से किस में रखा जा सकता है? आंसर है अदृश्य निर्यात। अदृश्य निर्यात। देश के महान सांख्यिकीयवेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्मदिवस 29 जून किस रूप में मनाया जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस। भारत में सबसे पहली बार परिणाम बजट कब पेश किया गया? 25 अगस्त 2005। 25 अगस्त 2005। वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम एक देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1999 में ये लॉन्च किया गया था। कौन सी योजना स्वकार्य समूहों को मदद करने के लिए की गई? आंसर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और ये शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 में। 1 अप्रैल 1999। निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी थी? आंसर है सी रंगराजन। सी रंगराजन। क्वापोसा की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? आंसर है तस्करी को रोकने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए। इसका फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। 1974। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? आंसर है 2005। 2005। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर है डब्ल्यू रोस्टोव ने। डब्ल्यू रोस्टोव। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत। सरकार घाटे के वित्त पोषण में अंतिम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग करती है? आंसर है नोटों की छपाई। आंसर है नोटों की छपाई। फ्रेंड्स, ये अंतिम उपाय है। अगर ये ज़्यादा हो गया तो देश में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उद्देश्य क्या है? बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड का उद्देश्य क्या है? आंसर है पिछड़ा क्षेत्रों को विकास को उत्प्रेरित करना। पिछड़ा क्षेत्रों में विकास को उत्प्रेरित करना। इसकी शुरुआत अगस्त 2006 में हुई थी। सबसे पहले 2050 पिछड़े जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली लार्म्स कब लॉन्च की गई? आंसर है 1992। 1992। भारत सरकार द्वारा वर्षा बीमा योजना कब से शुरू की गई? वर्ष 2004। वर्ष 2004। राष्ट्रीय उत्पन्न मापने की पद्धति कौन सी है? 3 पद्धति होती है फ्रेंड्स। पहली है एक्सपेंडिचर अप्रोच यानी खर्च पद्धति। इसमें C + I + G + X - M। C यानी कंजम्पशन, I यानी इन्वेस्टमेंट
जी यानी गेन, एक्स यानी एक्सपोर्ट, एम यानी इम्पोर्ट। इम्पोर्ट माइनस होता है। दूसरा होता है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी, रेंट, वेजेस, इनकम और प्रॉफिट, ये आता है इनकम अप्रोच में। और तीसरा होता है वैल्यू एडेड अप्रोच। इसमें अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य है, इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होता है, इसको कहते हैं वैल्यू एडेड अप्रोच। नेक्स्ट सवाल है बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक कब शुरू हुआ? आंसर है 2010। 2010। इसमें 10 इंडिकेटर है फ्रेंड्स। पहला है हेल्थ, इसको 1/3 वेटेज है। इसमें दो आते हैं, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मॉर्टेलिटी। न्यूट्रिशन और चाइल्ड मॉर्टेलिटी। दूसरा है एजुकेशन, उसको भी 1/3 वेटेज है। पहला है ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा है स्कूल अटेंडेंस। और तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड, इसको भी 1/3 वेटेज है। बट उसके जो सब फैक्टर है उनको 1/18 इतना वेटेज है। इसके पहले जो जितने देखे हमने उसको 1/6 है। और इसके जो फैक्टर है, इसमें जो सब फैक्टर है उनको 1/18। पहला है कुकिंग फ्यूल, दूसरा है सैनिटेशन, तीसरा है ड्रिंकिंग वाटर, चौथा है इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा हाउसिंग और छठवा है एसेट। ध्यान में रखिए फ्रेंड, 10 इंडिकेटर है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में और शुरुआत हुई थी 2010 में। अगर 33.33 से अगर ज़्यादा होता है तो उसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहा जाती है। लिंग आधारित विकास निर्देशांक कब शुरू हुआ? 1995। इसमें जेंडर हेल्थ इंडेक्स प्लस जेंडर एजुकेशन इंडेक्स और जेंडर इनकम इंडेक्स डिवाइड बाय 3 किया जाता है, तो उससे निकलता है लिंग आधारित विकास निर्देशांक। तो उससे निकलता है लिंग आधारित विकास निर्देशांक, जेंडर हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और इनकम इंडेक्स। यह है फ्रेंड जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। इसमें 3 डायमेंशन आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट। इसमें सब फैक्टर है मैटरनल मॉर्टेलिटी और एडोल्सनल फर्टिलिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में माता मृत्यु दर और पौगंडावस्था में जो फर्टिलिटी का दर होता है वो। उसके बाद है एम्पावरमेंट, पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन और एजुकेशनल अटेनमेंट सेकेंडरी लेवल पे एंड अबव। और तीसरा होता है लेबर फॉर पार्टिसिपेशन और इससे बनता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। पैसों का संख्यात्मक सिद्धांत क्या है? आंसर है MV = PT। M यानी मनी सप्लाई, V यानी वेलोसिटी, P यानी प्राइस और T यानी ट्रांजैक्शन। MV = PT, पैसों का संख्यात्मक सिद्धांत। तो इसी प्रकार फ्रेंड आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख प्रश्न भाग 2 देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ न पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।